चार लोग क्या कहेंगे। आज निर्मला की शादी की सालगिरह थी। घर में काफ़ी मेहमान आते हैं और निर्मला की बेटी पारुल को देखकर निर्मला से पारुल की शादी की बातें करने लगते हैं। वैसे भाभी, जहाँ तक मुझे पता है पारुल की पढ़ाई तो पूरी हो गई है ना? फिर आपने इसकी शादी का क्या सोचा है? शादी वादी करनी भी है या नहीं? अभी कहाँ, ये लास्ट साल है इसका। फिर पारुल कह रही थी कि वो आगे पढ़ना चाहती है, इसलिए मैंने तो अभी उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। भाभी, जब मैं कंवारी थी ना तो आप मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी शादी के लिए, याद है ना? और आज जब आपकी खुद की बेटी घर में बैठी है तो आपको कोई चिंता ही नहीं हो रही। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हारी शादी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना कराई थी, वो तो माँ का फैसला था। और तुम भी तो तैयार थी ना शादी के लिए, पर पारुल अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। बेटियां तैयार होती नहीं है भाभी, उन्हें शादी के लिए तैयार करवाया जाता है। आज मैं बोल रही हूँ, कल को कोई और बोलेगा। मेरी बात पर गौर करना आप। निर्मला की ननद उसकी कान भरने की कोशिश करती है, पर निर्मला अपनी ननद की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। पर कहते हैं ना, जब जवान बेटी घर में होती है तो रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों की नज़र भी उन्हीं पर होती है। अरे चाची, और कितना पढ़ाओगी अपनी पोती को? इससे छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई, अब इसकी भी शादी कर दो। चाची, मैं नहीं कर रही हूँ कोई शादी वादी, अभी मुझे पढ़ना है और मेरी किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई है। अरे हो जाएगी पारुल की भी शादी, अभी वो पढ़ना चाहती है और मेरी पोती अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। ठीक है चाची, अगर अभी आप अपनी पोती की शादी नहीं कराना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे मेरी नज़र में ना एक बहुत अच्छा रिश्ता था, लड़का अच्छे घराने से था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी भतीजी का रिश्ता तय कर दूं। पर आपको तो मंजूर नहीं है ना, अब क्या कर सकते हैं। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। पारुल की चाची उषा के कान भरकर चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, पर उषा के दिमाग में अब भी अपनी दूर की बहू की बातें घूम रही थी। ऐसे ही एक दिन पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है। उसको जीन्स टॉप में कॉलेज जाता देख उषा पहली बार किसी और के भड़काव में आकर अपनी पोती पर रोक टोक करती है। निर्मला बहू, बेटी बड़ी हो गई है, इसे कुछ समझा, घर के काम करवा। इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर बोल इसे कॉलेज ना जाया करे, चार लड़कों की नज़र रहती है। दादी, आपको क्या हो गया है? मैं पहली बार तो जीन्स टॉप नहीं पहन रही हूँ, मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आ रही हूँ। और प्लीज़ आप ना औरों की दादियों की तरह पुराने ख्यालातों वाली मत बनो। आप मेरी मॉडर्न दादी हो, मॉडर्न ही बन के रहो। मैं कोई पुराने ख्यालातों की नहीं हूँ, बस आजकल दिन समय ठीक नहीं है और वैसे भी अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। आज तक मैंने क्या कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक करी है? माँ, दादी को क्या हो गया है? दादी को कुछ समझाओ ना, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। पता नहीं आज कैसी बातें कर रही हैं दादी। ऐसा नहीं बोलते पारुल, तू कॉलेज जा, मैं तेरी दादी से बात कर लूँगी। और माँ जी, आप रहने दीजिए ना, समय के साथ वो भी सब समझ जाएगी, अभी बच्ची है। निर्मला अपनी सास की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी बेटी को उषा के गुस्से से बचा लेती है। पर निर्मला की ये बात उषा को बहुत बुरी लगती है और वो निर्मला से नाराज़ हो जाती है। शादी की उम्र हो गई है, घर संभालने लायक बेटी हो गई है और मुझे समझा रही है कि अभी तक उसकी बेटी बच्ची ही है। मुझे क्या, जो करना है करे, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? इस घर में मेरी चलती ही कहाँ है? इस तरह से उषा निर्मला को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए घर पर आते हैं। अरे रोहित, अशोक, तुम दोनों यहाँ अचानक? आने से पहले बता तो देते, कुछ काम था क्या? हमें पता था, हमेशा की तरह इस बार भी प्रीति का बर्थडे भूल गई होगी, इसीलिए हम तुझे याद दिलाने के लिए आ गए। हमने प्रीति के बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया है। रात को हम उसका किडनैप करेंगे और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बोल, हमारे साथ चलेगी ना? पारुल कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ उषा आ जाती है और अपने घर में लड़कों को और रात की पार्टी के बारे में सुनकर तिलमिला जाती है, जिसके बाद वो सबके सामने पारुल को और उसके दोस्तों को खरी खोटी सुनाने लगती है।
कहा था मैंने निर्मला को, हाथ से बेटी निकल रही है, पर मेरी क्या सुनेगी। अब देखो घर पर आने लगे लड़के, अब लड़कों के साथ जाएगी इस घर की बेटियां रात को पार्टी करने। तुझे लड़कों के साथ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पार्टी करनी है घर पर करना। अगर तूने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझी। दादी आप कैसी बात कर रही हैं, मेरे दोस्त घर आए हैं। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आज ना मेरी दादी मुझसे थोड़ी सी नाराज़ है और वो तुम पर भी नाराज़ हो रही है। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। सॉरी दादी जी, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो, और तू हमें कॉल करके बता देना। पारुल के दोस्त चले जाते हैं, पर उषा का गुस्सा शांत नहीं होता। पारुल अपनी दादी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर उषा अपनी ज़िद नहीं छोड़ती, जिसके चलते पारुल दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए नहीं जा पाती और वो भी घर में सबसे नाराज़ होकर बैठ जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निर्मला की पड़ोसन उषा के कान भरने लगती है। अम्मा जी, तुम्हारी पोती तो सच में बिगड़ गई है। बताओ भला, ऐसा भी कौन सा कॉलेज जाती है जो रात के 8 बजे आती है। कल मैंने ना उसे कुछ लड़कों के साथ देखा। अरे उन लड़कों के साथ ऐसे हंसते हुए आ रही थी कि क्या बताऊं। मुझे तो डर लगता है कहीं पारुल हमारे मोहल्ले का नाम ना बदनाम कर दे। अपने काम से काम रखो। मेरी पोती मुझसे पूछ कर जाती है हर जगह, और मेरी पोती ऐसी नहीं है मोहल्ले का नाम खराब करने वाली। तुम अपनी बेटी संभालो। उषा अपनी पड़ोसन को मुंह तोड़ जवाब तो दे देती है, पर पारुल की शिकायत मिलने पर उषा पूरा घर सर पर उठा लेती है। बहू अपनी आँखों की पट्टी हटा। पारुल से छोटी लड़कियों की शादी हो गई है और एक हमारी पारुल है जो बाहर लड़कों के साथ हंसी ठिठोली कर रही है। उसकी यही हरकत रही तो तूने सोचा है रिश्तेदार और 4 लोग क्या कहेंगे। माँ जी, आप तो अपनी पोती पर विश्वास रखिए। हमारी पारुल ऐसी नहीं है, और आप जिसकी बात सुनकर नाराज़ हो रही है ना, उसकी तो आदत ही है इधर की चुगली उधर करने की और लोगों के घरों में आग लगाने की। बहू ऐसे ही आग नहीं लगती, जहाँ चिंगारी होती है वहीं आग लगती है। और उसकी बातों पर मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ और ना ही उसके बहकावे में आ रही हूँ। पर तू सच बताना, कुछ दिन पहले भी अपने घर में लड़के आए थे या नहीं? तू मान या ना मान, अब मुझे पारुल के लिए डर लगता है। इतना बोलकर उषा अपने कमरे में चली जाती है। उषा की बातें सुनकर निर्मला भी घबराने लगती है और रात को जब उषा का बेटा विवेक घर आता है तो निर्मला अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखिए, मुझे पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, पर कुछ दिनों से उनका रवैया पारुल के लिए ठीक नहीं है। वो हर छोटी बड़ी बात पर पारुल को डांटती है और मुझे भी सुनाती है। अरे इतना परेशान क्यों होती हो? मेरी माँ औरों की माँ की तरह नहीं है, पुराने ख्यालों वाली। वो सब समझती है। अगर वो कुछ कह रही है तो उन्होंने कुछ देखा होगा। उनकी बातें भी सुन लिया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। निर्मला अपनी परेशानी विवेक को बताती है, पर विवेक उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन पारुल की नौकरी लग जाती है। पारुल ये खुशखबरी अपने घर वालों को देती है, पर ये खुशखबरी सुनकर उषा ज़रा भी खुश नहीं होती। पारुल बेटा, 15-20 हज़ार की नौकरी पाकर तो तू ऐसे उछल रही है मानो जैसे तूने कोई जंग जीत ली हो। अरे हमने क्या तेरे ऊपर इतने पैसे इसलिए खर्च किए ताकि तू 15-20 हज़ार की नौकरी कर सके? हैं? सरकारी नौकरी करती तो फिर भी मैं मानती। दादी मुझे नहीं करनी सरकारी नौकरी, मुझे तो खुद का बिजनेस करना है और खुद के बिजनेस के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और ये पैसे मैं अपनी मेहनत से जोड़ना चाहती हूँ। बस इस लड़की से बड़ी बड़ी बातें करवा लो। निर्मला बहू, कोई ज़रूरत नहीं है इसे नौकरी पर भेजने की। पारुल, तू कल से नौकरी पर नहीं जाएगी और इसके लिए लड़का देखो। हम इसकी इसी साल शादी करेंगे। शादी की उम्र में नौकरी करेगी। दादी मैं अभी आपकी तरह बुढ़िया नहीं हुई हूँ जो शादी कर लूँ। मेरे पास अभी बहुत समय है और इस समय में मुझे सबसे पहले अपना करियर बनाना है, ना कि चूल्हा चौका करना है। देख रही है बहू, किस तरह से तेरी बेटी मुझसे ज़बान चलाने लगी है।
इस घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। पारुल, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों का लिहाज करना भूल गई है क्या? वो दादी है तेरी, दादी से कोई इस तरह से बात करता है? माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी दादी है और मैंने कभी दादी से ऐसे बात नहीं की और ना ही दादी इस तरह की हरकतें करती थी। पर कुछ दिनों से पता नहीं दादी को क्या हो गया है, वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर रोक टोक करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा जीना ही हराम कर दे। इतना बोलकर पारुल गुस्से में वहाँ से तिल मिलाते हुए चली जाती है। पारुल का ये गुस्सा देखकर उषा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अपनी सास को रोता देख निर्मला उषा को समझाने की कोशिश करती है, पर उल्टा उषा ही उसे समझाने लगती है। अब मैं बुढ़िया हो गई हूँ ना, इसीलिए मेरी पोती मेरी कदर नहीं करती। पर बहू, मैं अपनी पोती का भला चाहती हूँ। जब 4 लोग ये कहते हैं ना, पारुल बिगड़ गई है, लड़कों के साथ घूमती है, पूरी रात पार्टी करती है, इसकी शादी की उम्र हो गई है, हम लापरवाह है, इसकी शादी नहीं करवा रहे तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। पर अब पारुल को कौन समझाए जब उसकी माँ ही समझने को तैयार नहीं। माँ जी, मैं सब समझ रही हूँ, आपको पारुल की चिंता है, पर आप ही बताइए, मैं बिना उसकी मर्ज़ी के उसकी शादी कैसे कर दूँ? और अभी उसकी उम्र ही क्या है? अगर वो थोड़ा सा समय मांग रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहू, अगर कल को तेरी बेटी कहेगी कि उसे शादी ही नहीं करनी, तो क्या तू अपनी बेटी को सारी उम्र अपने पास बिठा कर रखेगी? उषा की बातों का निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था, पर पारुल भी अपनी जिद नहीं छोड़ती और अपनी दादी के खिलाफ जाकर अपनी नौकरी कंटिन्यू करती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद पारुल अपने माता पिता से अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बात करती है। पापा, मुझे आगे पढ़ना है और उसके लिए मैं अब्रॉड जाना चाहती हूँ। बस यही दिन देखने को रह गया था। और मत सुनो मुझे बुढ़िया को, मैं तो हमेशा गलत ही रहती हूँ ना। और पढ़ाओ बेटी को, विदेश भेजो, ताकि फिर वो हम सबको अपना मुंह ही ना दिखाए और वहीं किसी बिगड़े लंगड़े से शादी करके बैठ जाए। माँ, अब तो बेकार में ही नाराज़ होती रहती हो। अगर पारुल और पढ़ना चाहती है, विदेश जाना चाहती है, तो इसमें खराबी क्या है? हर किसी का सपना होता है। मानती हूँ बेटा, हर किसी का सपना होता है, पर इंसान अपने एक सपने पर टिका रहता है और उसे पूरा करता है। पर तेरी बेटी के सपने तो हर रात बदलते हैं। अभी 1 साल पहले इसे बिजनेस करना था, अब इसे विदेश जाना है। देखा पापा, दादी फिर से शुरू हो गई। पता नहीं दादी को क्या हो गया है, कैसी खड़ूस सी बनती जा रही हैं। माँ, अगर पारुल आगे पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो ना उसे, शादी भी हो जाएगी। कौन सा हमारी बेटी की उम्र निकल गई है अभी? कोई बात नहीं पारुल, तुझे पढ़ाई करनी है कर, भगवान ने चाहा तो तू अब्रॉड भी चली जाएगी। और चढ़ाओ बेटी को सर पर, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? मुझ बुढ़िया के सपने किसी को नजर नहीं आते। अरे अपने जीते जी मैं अपनी पोती की शादी ही तो देखना चाहती हूँ बस। आगे की पढ़ाई की बात सुनकर उषा और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, पर उसकी इस नाराज़गी को उसकी खुद की बेटी हवा देती है और अपनी माँ के कान भरती है। क्या माँ, भैया भाभी पारुल को और पढ़ा रहे हैं, विदेश भेजना चाहती हैं? माँ, भैया और भाभी का दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। भले ही तुम खाना पीना छोड़ दो, पर तुम्हें इस बार ना अपनी ज़िद मनवानी होगी और पारुल के हाथ पीले करवाने होंगे, वरना ऐसा ना हो कि विदेश जाकर किसी विदेशी से शादी कर ले और वहीं सेट हो जाए। ये तो हमारी नाक कटवा देगी। तू सही कह रही है बेटा, मेरे घर का जमाई कोई विदेशी हो मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम शुद्ध शाकाहारी और वो विदेशी लोग जो मिलता है खा लेते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, पारुल की शादी इसी साल होगी। उषा आस पड़ोस के लोगों की और अपने रिश्तेदारों की इतनी बातें सुनने लगती है कि अब वो उन्हीं के हिसाब से चलती और अपनी बेटी के भड़कावे में आकर ठान लेती है कि वो इसी साल पारुल की शादी करवाएगी। और अब पारुल की शादी के लिए उषा खुद एक रिश्ता देखती है और अपने बेटे बहू से कहती है, मैं अपनी पोती की शादी बहुत धूमधाम से कराऊंगी। ले देकर मेरी एक ही तो पोती है,
मैंने ना अपनी पोती के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। इस रिश्ते से कोई मना नहीं कर पाएगा। पर माँ जी आप जानती है ना, पारुल अभी शादी के लिए राज़ी नहीं है। उसने अब नौकरी भी छोड़ दी है। आपको तो खुश होना चाहिए। बहू, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं नहीं जानती क्या कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी है। उसने नौकरी छोड़ी है अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि वो विदेश जा सके। उषा और निर्मला आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पारुल आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। जिस पर पारुल अपनी दादी से कहती है, दादी आपको हो क्या गया है? मैंने कह दिया ना मैं शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। फिर आपने मेरा रिश्ता क्यों देखा? आप जाकर लड़के वालों को मना कर दीजिए। अभी मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे शादी के बारे में नहीं सोचना। पारुल, मेरे मना करने से कौन सा तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगी? इसीलिए मैं तेरी शादी करवा रही हूँ। शादी के बाद तू अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना, और रही विदेश जाने की बात तो अपने पति के साथ चली जाना। मैंने तेरे लिए जो लड़का देखा है ना, उसकी अमेरिका में नौकरी है। तुम दोनों पति पत्नी एक साथ विदेश में रहना, कमाना और खाना, और हमें भी तसल्ली रहेगी कि हमारे घर की बेटी सही जगह सही सलामत है। अकेली तो विदेश जाएगी, कल को तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे बेटा? हम तो बस रोते रह जाएंगे। माँ, दादी को समझाओ ना। निर्मला बहू, मैं तेरी पोती की कोई दुश्मन नहीं हूँ। बेटी की जिद मत देख, एक माँ बनकर सोच। और मुझे बता, क्या मैंने गलत फैसला लिया है? पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। अरे मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी पोती का सपना पूरा हो। लड़का अमेरिका में नौकरी करता है। शादी के बाद वो पारुल को भी अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। वहाँ जाने के बाद पारुल के लिए और आसानी हो जाएगी और उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ जी आप सही कह रही हैं। पारुल बेटा, दादी बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी अब तो तेरी उम्र भी हो गई है। जब तक तेरी उम्र नहीं थी तब तक मैंने तेरा साथ दिया ना। और बेटियों की शादी सही उम्र पर हो जाए तो अच्छा लगता है। तू ही बता, तेरे दोस्तों की भी अब तो शादी हो गई है ना। मान भी जा बेटा। उषा निर्मला को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। अब निर्मला उषा के साथ मिलकर पारुल को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिस वजह से पारुल शादी के लिए मना नहीं कर पाती और आखिरकार उषा पारुल की शादी करवा ही देती है।